आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम जब आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करने पहुंची तो आम आदमी पार्टी की तरफ से झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप ईडी पर और सरकार पर लगाया गया। लेकिन ईडी ने अपनी कार्रवाई करते हुए अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया और अपने ऑफिस ले आई। उनको अदालत में अब पेश किया जा रहा है। उन्हें 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितता के कई आरोप हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध तरीके से कराई गई, ऐसा उन पर इल्जाम है, जिनमें से 5 अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदार थे और 27 ओखला के निवासी हैं, जहां से विधायक खुद अमानतुल्लाह खान हैं। 36 करोड़ की संदिग्ध लेन देन का भी उनके ऊपर आरोप है और 100 करोड़ की वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर देने का उन पर इल्जाम लगाया गया है। साथ ही साथ वक्फ के फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल का आरोप अमानतुल्लाह खान पर सीबीआई और फिर ईडी ने लगाया है। ईडी के आज के एक्शन के बाद इस मामले को आम आदमी पार्टी ऐसा बताने की कोशिश कर रही है जिससे ये माहौल बने कि जांच एजेंसियों पर सरकार का दबाव है, इसलिए ही कार्रवाई लगातार की जा रही है। ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं। लेकिन क्या इस मामले को सिर्फ जांच एजेंसियों की कार्रवाई तक ही जोड़ना सही रहेगा, क्योंकि बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कल तेलंगाना के महबूब नगर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रोटेस्ट मीटिंग की। इस बैठक के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने देशव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान किया कि पूरे मुल्क में जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वक्फ के ताल्लुक से जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया कि पूरे मुल्क में इस बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसे किए जाएंगे। ये हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब इस कानून के तहत गवर्नमेंट आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकती है, आप इसका दस्तावेज दीजिए, आप इसका सबूत दीजिए, किसने वक्फ किया, कब वक्फ किया गया। अगर खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया, आप सोचिए अगर मक्का मस्जिद के बारे में भी हम लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जाएं, क्या हम लोग दे सकते हैं? हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, दरगाहें सब के सब खतरे में पड़ जाएंगे कि इससे मुसलमानों की वक्फ की हिफाजत होगी और मुसलमानों को फ़ायदा होगा। हम इसको झूठ समझते हैं। बात वही सही है कि वो तबका फ़िरका परस्त जो मुसलमानों की लाखों और अरबों और खरबों की जायदाद को हड़प करना चाहता है, वही इस कानून की तायीद कर रहे हैं। मुसलमान इसकी तायीद नहीं करेगा। तो आचार्य पर सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या वक्फ के गलत इस्तेमाल का पहला उदाहरण है अमानतुल्लाह खान खुद? क्या वक्फ के नाम पर एंटी मोदी मोर्चा बनाने की अब तैयारी की जा रही है? प्रवक्ता बीजेपी के शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, तस्लीम अहमद रहमानी अध्यक्ष है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, राजेश गुप्ता विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, थोड़ी सी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और आदिल हसन प्रवक्ता एआईएमआईएम के भी जुड़ेंगे। शिवम त्यागी, वक्फ के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है देश में और अमानतुल्लाह खान उसी की बलि चढ़ गए। नहीं पद्मजा जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। आप तो बहुत ही रिसर्च करती हैं, मैंने देखा है, और आपको पता भी होगा कि जिस तरीके से ये मामला चला है किस तरीके से है। 2016 में जब अमानतुल्लाह खान वक्फ के अध्यक्ष हुआ करते थे, दिल्ली अध्यक्ष, उन्होंने 32 नियुक्तियां की थी। 32 जो नियुक्तियां थी वो मतलब गैर तरीके से नियुक्तियां हुई, कुछ तरीके से हुई, कुछ गैर तरीके से नियुक्तियां हुई, जिसमें महबूब आलम के साथ मिलकर उन्होंने ये नियुक्तियां की। उसके बाद 2022 में एसीबी ने जब एक जगह जांच की तो कौशर इमाम के यहां से एक लाल डायरी निकली, और वो जो लाल डायरी निकली उसमें करोड़ों का लेन देन निकला, और जो पैसा किस तरीके से हिंदुस्तान से जो है दुबई गया, हवाले के माध्यम से वहां पर प्रॉपर्टियां बनाई गई, ये वो सारा विषय है। अब उस मामले में जो है पूछताछ के बाद यहां पर अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया। पहले भी
दिल्ली पुलिस उनको एक बार जेल भेज चुकी है, बैड कैरेक्टर घोषित कर चुकी है और ये मामला 2016-17 का है, तब से ये चला आ रहा है। उसमें उनकी पूरी छानबीन करी गई सीबीआई द्वारा, फिर उसके बाद ईडी का इसमें जो है इंटरवेंशन होता है, ईडी इसमें आती है, फिर उसके बाद तमाम तरह के सबूत जुटाए जाते हैं और आज 2024 में फाइनली बैड कैरेक्टर अमानतुल्लाह खान जो है जेल जा रहा है। मैं मानता हूं कि धर्म के नाम पर बनाई हुई चीज, अच्छा 10 सेकंड के लिए बस एक चीज थोड़ा सा रेफरेंस ड्रॉ करना चाहता हूं इसमें। वक्फ का मतलब है, ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने 700 पेड़ उगाए थे खजूर के मक्का में और उनसे जो आमदनी हुई थी वहां के लोगों को उससे जो है खाना पानी और ये सब दिया जाता था, ऐसा इनके धर्म में माना जाता है। ईमान की और धर्म की एक चीज है, अब उसमें भी घोटाला करने लगोगे तो कहां जाओगे भाई? इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। वक्फ के नाम पर आप ये घोटाले कर रहे हैं, लोगों की फर्जी नियुक्तियां कर रहे हैं। अगर वो नियुक्तियां आपने फर्जी नहीं की होती तो सही लोगों को रोजगार मिलता। ये करोड़ों रुपए का हेरफेर कर रहे हैं, ये लाल पीली नीली डायरिया निकल रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस पर आर्टिकुलेट जवाब देना चाहिए। यही वेग स्टेटमेंट नहीं, केजरीवाल जी को डाल दिया, सिसोदिया जी को डाल दिया, उनको बेल मिल गई, इनको बेल मिल गई, नहीं। केस पर जवाब दीजिए। अगर यहां पर राजेश गुप्ता जी हैं, मेरिट पर जवाब दें और सही तरीके से जवाब दें। ठीक है, राजेश गुप्ता जी बिल्कुल सही वक्त पर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। धर्म के नाम पर घोटाला किया जा रहा है, जीता जागता उदाहरण है अमानतुल्लाह खान, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। राजेश गुप्ता जी, धर्म के नाम पे घोटाला, हाँ। खैर, आप सभी को पहले मेरा नमस्कार। और वैसे तो हमारे त्यागी भाई ने बता ही दिया कि इसको जमानत मिल गई, इसको जमानत मिल गई, लेकिन भाई हमें तो खुशी मनानी है क्योंकि विजय नायर जी को आपने 2 साल लगातार फिर बिना किसी सबूत के, आप जानते कोई सबूत नहीं, उसके बाद में जेल में रखा और वो आम आदमी पार्टी के मीडिया के सलाहकार रहे और बहुत अच्छा काम करते रहे, हमारे हेड रहे उसके बाद में आज विभव कुमार जी को भी जमानत मिली है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हेलो, आ रही है, बोलिए राजेश गुप्ता जी, आ रही है आवाज? हाँ, आज विभव कुमार जी को भी जमानत मिली है और उसमें भी क्योंकि मुझे याद नहीं आता, देखिए महिलाओं के साथ में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का मेरा मानना है। और मैं अपने बारे में कम से कम बताऊं तो मैं उस आंदोलन के अंदर उन नुक्कड़ नाटकों से करते हुए थिएटर का स्टूडेंट था, तो इसी बात के इस कानून को बनाने की हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन आज जो हो रहा है, जिस तरीके से एक केस के अंदर जिसके अंदर कोई सबूत नहीं मिले, कोई बात नहीं हुई, उसके अंदर लगातार आप इतने महीने तक किसी को अंदर रखते हो। और कई केसेस के अंदर टीवी के ऊपर आ गया ब्रजभूषण सिंह जी का, माइक छीन लिया, अपनी दबंगई की बात करी, सब कुछ करा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये पिक एंड चूज की जो चीजें हैं, ये सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो इन केसेस में अगर हमारे नेताओं को बेल मिलती है तो मैं इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये ट्रायल पे केसेस आए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। दूसरी जो अमानत जी की बात करी, हाँ, आपने सारे केसेस की बात की और वो बात सच है। आज 2 नेताओं को मिली है, इसके पहले के कविता को भी मिली, मनीष सिसोदिया को भी मिली, संजय सिंह को भी मिली। पर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो आरोप हैं, जो कि चार्जशीट में भी हैं, एफआईआर में भी है, क्या क्या जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। एक आरोप कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में नए सीईओ की नियुक्ति की। दूसरा कि 33 एडहॉक कर्मचारियों को एलजी से पूछे बिना कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के रूप में नियुक्त कर दिया। तीसरा, ईडी ने अपने एफआईआर में लिखा था कि उन्होंने वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया और लगभग 8 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके जामिया नगर में अपने लिए संपत्ति खरीद ली। तो उनका बहुत ही, सो कहते हैं ना, उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक जो है आरोप लगाए हैं अमानतुल्लाह खान पे, वक्फ का बेजा इस्तेमाल का। मेरा ये कहना है कि अमानतुल्लाह खान पे ये जो आरोप थे, ये 5-6 साल पहले लगे, आज तो लगे। उसके बाद में ईडी इसकी लगातार जांच करती रही। हालांकि बड़ा दुखद है कि देश के अंदर दुनिया भर के लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, दुनिया भर के करप्शन होते हैं, लेकिन इनको सिर्फ आम आदमी पार्टी के एमएलए और मंत्री दिखाई देते हैं। कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी राजी है, कोई बात नहीं, आप हमारी स्क्रूटनी कीजिए। लेकिन आप थोड़े कमाल की बात ये देखिए कि अमानतुल्लाह खान के पास में कुछ मिला नहीं है, आरोप है, ये ले लिया, वो खरीद लिया, वो कर लिया। अब जब चुनाव पास आ जाते हैं तो कोई ना कोई नया पैंतरा चाहिए। लोकसभा का चुनाव आए तो केजरीवाल जी को बंद कर दो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी में केस में जमानत दे दी है, ठीक है। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने जेल में रखा, 17 नए पैसे अभी तक निकाल नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट डांट रही है लगातार कि भाई तुम ऐसे उठा के किसी को बंद कर देते हो, तुम पिक एंड चूज करते हो। ये मैं तो नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कविता जी के केस के अंदर भी। अरे यार, क्यों अपना इतना मजाक उड़ाते हो? मुद्दों पे चुनाव राजनीति क्यों नहीं कर लेते? स्कूल पे, हॉस्पिटल पे कब राजनीति करोगे? ये हमेशा यही का बात है, 24 घंटे यही गंदगी की राजनीति।
थैंक यू। पद्मजा जी, मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इस तरह के वेग स्टेटमेंट्स ना दें कि उसको बेल मिली, इसको बेल मिली। केस की मेरिट पर अगर कुछ सवाल जवाब करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन एज यूजुअल आम आदमी पार्टी वाले हैं, अगर पॉइंट पर बात करेंगे तो कैसे बात बनेगी? अपने लीडर को जो फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट विषय यहां पर यह है कि जब ये पार्टी बनी थी ऐसा लगता था कि वो रामलीला ग्राउंड के चारों तरफ को घूमते थे कि इस बार देश में कोई बहुत बड़ा आंदोलन होकर मुझे लगता है बहुत चेंज आने वाला है। मुझे नहीं पता था ये लोग, ये जो पार्टी बनी है ये सिर्फ बने ही इसलिए, राजेश चौधरी विधायक इसलिए बने हैं कि इनके नेता जेल में जाएं तो हंगामा करेंगे, जेल से बाहर आए तो पटाखे फोड़ेंगे। पटाखे फोड़ने के लिए पार्टी बनाई थी क्या, या जेल आने जाने के लिए पार्टी बनी थी, या इसको सेलिब्रेट करने के लिए, बेल को सेलिब्रेट करने के लिए भी पार्टी बनी थी? बेल कब से इक्विटल होने लग गया भाई? बेल में कब से ये हो गया कि बेल हो गई तो आप जो है बिल्कुल एकदम ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हो गए? महात्मा गांधी के बाद केजरीवाल का ही नाम आ गया। कमाल तर्क है ये। और दूसरा एक और चीज, मैं एक छोटा सा बात रखना चाहता हूं। अमानतुल्लाह खान पर जो एक और आरोप, जो आपने भी पद्मजा जी बताया, ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड की 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को उन्होंने लीज पर दिया, और इसके अलावा ओखला में उनकी एक 36 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, उस पैसे से जो लीज पर आया उनके पास, उससे उन्होंने ओखला में 36 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, जिसके विषय में वो उन पर केस दर्ज हुआ और वो एंटीसिपेटरी के लिए कोर्ट में गए थे, वो भी खारिज हो गई है। पॉइंट पर जवाब दीजिए राजेश चौधरी जी। पटाखे फोड़ने के लिए दिल्ली ने नहीं बनाया आपको विधायक, या फिर तिहाड़ साहब के सामने जाके प्रदर्शन करने, काले कपड़े पहनने के लिए नहीं बनाया आपको विधायक। इसलिए बनाया ताकि आप वेलफेयर के काम कर सके, इसलिए बनाया ताकि आप दिल्ली के लिए कुछ करें, इसलिए बनाया ताकि आप जवाब दें। जवाब दीजिए, इधर उधर मत भागिए। और मैं तो कहता हूं दो क्या और 10 की भी बेल हो जाए। कुछ सालों बाद ऐसा हो जाएगा कि मुझे लगता है कि एक बार अगर बेल खारिज हो गई लोगों की तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है तिहाड़ से ही चलेगी, जैसे अब सरकार चल रही है। ठीक है, इस तरह की बातें नहीं, पॉइंटर्स जवाब दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, और पद्मजा जी ने भी पूछा है तो सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, इससे पहले कि राजेश जी वापस जवाब दें, मैं तस्लीम रहमानी जी और एडवोकेट आदिल हसन से भी पूछना चाहती हूं। एडवोकेट आदिल हसन, ओवैसी साहब ने कल बोला कि ये जो है धर्म के ऊपर एक प्रहार है, हम इसके खिलाफ पूरे देश में एक मुहिम छेड़ेंगे। 3 उदाहरण तो हाल फिलहाल में ही सामने आ गए हैं। एक, जो तमिलनाडु का एक गाँव है, पूरा का पूरा गाँव वक्फ ने कब्जा कर लिया। दूसरा, पटना में एक गांव के लोगों को कहा 15 दिन के अंदर आप खाली कर दीजिए, ये पूरी वक्फ की संपत्ति है। और तीसरा कि कहा दिल्ली में, ठीक दिल्ली में, संसद से कुछ ही किलोमीटर दूर वक्फ का जो पूरी संपत्ति है उसका इस्तेमाल करके लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। तो क्या जो वक्फ का पूरा कानून है उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, अगर इतनी भारी गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर के? मैम, आपकी तीसरी बात तो मैं सहमत हूँ कि वक्फ की, पूरे भारत में वक्फ की जमीन इंक्रोच्ड है, और वक्फ की जमीन पर अकबर ओवैसी साहब ने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था कि एसआईटी बने, और सरकार एसआईटी बना, जितनी भी वक्फ की इंक्रोच्ड है वो संपत्ति वक्फ को लौटाई जाए। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत सही कहा कि देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए। जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी, आपने हरियाणा में देखा कि बीफ के नाम पे मारा, एक 80 साल के बूढ़ा को कल्याण में मारा। कल ये नारायण राणे किस तरीके से जहर उगल रहा है। अगर बीजेपी को, अगर भारतीय मीडिया को, अगर होम मिनिस्टर को और महाराष्ट्र सरकार को नहीं दिख रहा है तो बहुत अफसोस की बात है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे क्या कहा है कि दिस इज, यू कांट डू दिस, नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने एपीसीआर के उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है सरकार को, भारत सरकार को भी दिया है, स्टेटों को दिया है। ये बात एकदम सही। अमानतुल्लाह साहब पे अगर भ्रष्टाचार है तो जांच करे ना भाई, इस पे कौन मना करता है। लेकिन हेमंता बिस्वासा का भी तो कीजिए, नारायण राणे का भी तो कीजिए, छगन भुजबल का भी तो कीजिए, अजीत पवार का भी तो कीजिए। हम बात कर रहे हैं वक्फ का इस्तेमाल जो किया जा रहा है करप्शन के लिए, उसकी बात की जा रही है, तो इसीलिए तो संशोधन कर रही है सरकार। मैं और एक बात, पटना में जो वक्फ की आपने बात की, पटना में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नीतीश कुमार के पार्टी के बहुत चहेते हैं, लगातार 2005 से वो बने हुए हैं, और वो 15-20 डिसमिल की जमीन है, पूरे पटना के गांव को नहीं खाली कराया जा रहा फतवा के, वो 15-20 डिसमिल की बात थी, और डीएम ने, जिला पदाधिकारी ने नोटिस दिया था। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने उसको इंप्लीमेंट करने के लिए दोनों कोऑर्डिनेशन किया है। इट इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू द नोटिस फॉर देम। और 15-20 डिसमिल से पूरे भारत में एक परसेप्शन बना दिया जा रहा है कि जितनी भी संपत्ति है वक्फ बोर्ड ले लेगा। ऐसे वक्फ बोर्ड कोई अनऑथराइज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका जो सीईओ बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है, और उसके जितने स्टाफ होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के स्टाफ होते हैं, बाजाबते उसके उस विजिलेंस उसके खिलाफ के साथ होती है, और हर कुछ होता है जो एक सरकारी कर्मचारी पर होता है। ये पूरे इंडिया में एक सेटअप आरएसएस करना चाहती है बीजेपी कि जो जमीन दी के वक्फ ले लेगा। अरे वक्फ देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा नहीं है। सब वक्फ बोर्ड एक अधीनस्थ है, एक सरकार के नियम से चल रहा है। कहीं भी भ्रष्टाचार है आप एक्शन लीजिए,
कहीं भी अगर इंक्रोचमेंट है, मेरी ये भी आपसे अनुरोध है कि वक्फ बोर्ड का जो इंक्रोचमेंट है वो आप छुटवाइए। हजारों करोड़ अरबों की संपत्ति है। एक बॉम्बे में बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनके घर में शादी में तो आप जाते हैं मान रहे हैं मोदी कि जी, वक्फ के नाम पे उनका- भ्रष्टाचार उनका- हो रहा है? उनका बिल्डिंग वक्फ की है, एकदम मान रहे हैं। तो अच्छा है ना, फिर तो रिफॉर्म होना ही चाहिए। भ्रष्टाचार तो आपको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए लेकिन कि सरकार कह रही है कि हम जो जिस पूरी तरीके से- व्यवस्था है उसको ठीक कर देंगे। मैम, नरेंद्र मोदी अपना भ्रष्टाचार ठीक नहीं कर सकते, राफेल का भ्रष्टाचार ठीक नहीं कर सकते, हेमंता बिस्वासा का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, अजीत पवार का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। उनका जो टनल बनता है, अटल पथ बना, अटल ब्रिज बना, उसका भ्रष्टाचार नहीं कर सर, अब सकते अटल हैं। टनल पे तो मत नरेंद्र जाइए, मोदी अभी- से हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का वो ड्रोन कहाँ है? ठीक है, जो अभी आप अटल ड्रोन पथ पे का भी चले गए। भ्रष्टाचार चलिए नहीं ड्रोन दिखा। को थोड़ा लैंड जो करके अंदर वापस जो वक्त पर ड्रोन आते लेके चलते थे हैं। पर ये नरेंद्र पूरे मोदी, देश में वो गहरी ड्रोन कहाँ साजिश गया? के सारे पूछिए। बिंदु जोड़ दिए हैं आदिल हसन ने, हर्षवर्धन त्रिपाठी, जब वो कह रहे हैं कि देखिए एक तरफ लिंचिंग भी हो रही है, वक्फ भी आ रहा है, अमानतुल्लाह खान को भी जेल में डाल दिया है, बुलडोजर भी चल रहे हैं। ये सब आईन, संविधान, मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। एकदम हेमंता बिस्वासा का देखिए मैम, हर दिन जगह बोलता है। हेमंता की भी बात जोड़ बिस्वासा का एक ही टारगेट है, मुसलमानों को जलील करना। चलिए, लंबी फहरिस्त है इंशाअल्लाह हर्षवर्धन त्रिपाठी, जरूर जिला लो, पर इशारा एक ही तरफ है, गहरी साजिश। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि साजिश तो है और बहुत गहरी साजिश है, लेकिन किसके खिलाफ है? पहली बात तो ये कि इसमें किसी भाजपा, किसी कांग्रेस, किसी समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या हमारा आपका कोई लेना देना नहीं। ये विशुद्ध रूप से जो मुसलमानों के भले के लिए काम होना था, उस पर कुछ सत्ता पोषित, कुछ दबंग किस्म के, कुछ माफिया किस्म के, कुछ नेता, प्रभावी जो मुसलमान हैं, उन्होंने गरीब मुसलमानों का हक मारा है। यह विशुद्ध रूप से संपत्ति का झगड़ा है। जिसके पास लाठी है उसने कब्जा कर लिया, जो गांव घर में होता है, जो सामान्य संपत्ति के विवाद में होता है। दुर्भाग्य से जो अल्लाह को दी गई संपत्ति है, यानी जो अल्लाह की संपत्ति है, जिसको गरीब, गुरबा, जो कहें कि जो लोग जहालत में जी रहे हैं, जो विधवाएं हैं, जो यतीम हैं, उनके लिए कुछ भले का काम होना था। आदिल हसन का कहना है कि ये सिर्फ आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं या फिर मुसलमान हैं, उन सब के खिलाफ एक मिलीजुली साजिश है। भले से ही आप बुलडोजर की बात कर लें, या फिर आप बात कर ले वक्फ कानून की, या फिर आप बात कर ले लिंचिंग की। देखिए पद्मजा जी, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूं। जहां तक सबसे पहली बात बुलडोज़र की है, तो बुलडोज़र में तो आप लंबे समय से मीडिया से जुड़ी रही हैं। आपको याद होगा कि नोएडा में भी इसी तरह का एक कांड हुआ था। उसमें एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति था, उसके घर पर भी अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चला था। तो क्या मुस्लिम है क्या वो? मुझे तो नहीं लगता। नंद गोपाल नंदी जो इस सरकार में एक मंत्री रहे, उनका भी जो अवैध निर्माण, थोड़ी जो दीवार बाहर निकली हुई थी वो गलती से अवैध हुई, तो उस पर भी बुलडोजर चला। वो मुस्लिम है क्या? बिल्कुल मुस्लिम नहीं है। अगर मैं इसके अलावा और लोगों पर बात करूं तो प्रत्युष से लेकर और न जाने कितने नाम हैं जिन लोगों पर सिर्फ हिंदू हैं और उन पर बुलडोजर चला। कोई भी अगर गलत करेगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही। इसमें किसी को हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता नहीं है। ना जाति देखकर चलता है, ना धर्म देखकर चलता है। लेकिन माफ कीजिए, बलात्कार में अगर मोईद खान नाम का एक व्यक्ति है और जब जांच की तो पता चला कि उसने अवैध तालाब की जमीन कब्जाई हुई थी और उस पर वो कब्जा करके बैठा था, तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही। बलात्कार की वजह से नहीं, उसने जो अवैध जमीन कब्जाई हुई थी उसकी वजह से। या फिर अगर मुख्तार अंसारी ने होटल गजल बनाया हुआ था, अवैध संपत्ति जो थी, अगर पता चला उसका कि वो अवैध संपत्ति। पद्मजा जी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, मैं बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूं, ना बोल पा रहा हूं। अभी उसको ठीक कराती हूँ, 10 सेकंड में आप अपनी बात खत्म कीजिए। थैंक यू। हेलो, आप मुझे सुन? हाँ, लगता है उनका भी फोन कट गया। आदिल हसन जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं तस्लीम रहमानी जी आपके पास आती हूँ। मैम, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही है सर। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे जी। तो कल्याण में जो बेचारा गरीबी मुसलमान था, तबरेज अंसारी गरीब था, अखलाक गरीब था, जो कल बीफ में हरियाणा में मारा वो भी गरीब था। जितना भी मॉब लिंचिंग हुई है उसमें कोई अमीर के साथ नहीं हुई है। और जितना त्यागी जी अभी लंबी बात कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। ये टीवी का एंकर का वीडियो भेज दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट को। भारत सरकार और सरकार को जवाब नहीं देगा। इनका टीवी का जितना जो मॉब बिल्डिंग बुलडोजर पे है, इन्हीं का वीडियो भेज देंगे और फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें आज संज्ञान ले लिया है और उम्मीद है, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर जजमेंट बेहतर देगा और इनकी आंख खुलेगी, इनका अहंकार टूटेगा। और हर्षवर्धन साहब अगर गरीब मुसलमान की उन्नति और प्रगति चाहते हैं, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि हर जो वक्फ का भ्रष्टाचार है उसको आप खत्म कीजिए, जो इंक्रोचमेंट है उसको खत्म कीजिए। ये तो बार बार बोल रहे हैं, लेकिन आपकी कथनी और करनी में अंतर है।
बॉम्बे में उद्योगपति को आप दिए हुए, उसको उसी से कम से कम 1000-2000 करोड़ वक्फ को दिलवा दीजिए। मोदी जी उनके शादी में जाते हैं, बहुत अच्छे संबंध है मोदी जी का, हर्षवर्धन उनका जी। भी वक्फ की जमीन पर घर पद्मजा बनाया जी। उन्होंने। इंसाफ कर दीजिए। मैं हाथ खड़ा करे जा रहा हूँ, आप देख नहीं रही हैं शायद। देखिए नहीं राजेश जी, आपके पास ही फौरन वापस आती हूँ फिर। असली मुश्किल समझिए आप, आदिल भाई जो कह रहे हैं वो गरीबों को कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी का जो घर बना है वो हमने क्लेम कर दिया तो हमको दे दो। तमिलनाडु का गांव, 1500 साल पुराना मंदिर, 1400 साल पहले इस्लाम शुरू हुआ, लेकिन मंदिर पे कब्जा दे दो, और वो भी पता न चलता। अगर वहां कोई एक व्यक्ति अपनी जमीन बेचने के लिए नहीं गया होता तो उसको पता ही नहीं चलता कि इसकी परमिशन तो एसडीएम से नहीं, वक्फ बोर्ड से लेनी है। मुझे लगता है कि जो आदिल कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह साथ हूं। भाई भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? इसी के लिए तो वक्फ का कानून आया है, इसीलिए ओवैसी साहब उस कमेटी में है, इसीलिए इमरान मसूद उस कमेटी में है। और मैं तो कहता हूं जितना कुछ आपके मन में आ रहा है आप भी बताइए, क्योंकि आप मुसलमान हैं, हमें तो वक्फ का बहुत पता है नहीं, तो हम तो थोड़ा बहुत बता पाएंगे। आप जितना भ्रष्टाचार है उसकी सूची बना के भेजिए, और मैं तो कहता हूं उसको सार्वजनिक भी कीजिए। अगली बार पद्मजा की डिबेट में आइए तो आप बताइए कि ये नंबर 1 to 10 ये करप्शन के मसले हैं वैसे। और अमानतुल्लाह खान एक मसला है, लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि हैदराबाद में ओवैसी साहब भी वक्फ की जमीन पर कब्जा किए, वहां लोगों ने केस किया हुआ है। इसकी भी सच्चाई जरा बता दीजिए। राजेश गुप्ता जी। देखिए पद्मजा जी, पहले तो मैं शिवम को बता दूं, शिवम ने कई डिबेट मेरे साथ करी है। मेरा नाम राजेश गुप्ता है, वो राजेश चौधरी पता नहीं मुझे क्यों कह रहे हैं। और वो बीजेपी के जितने हमारे बड़े बड़े प्रवक्ता बैठते हैं उनके साथ जाके पूछेंगे तो नाम बता देंगे। इसलिए ज्यादा तेज बोल के शोर बचा के अपनी बात को रखने का मुझको कोई फायदा नहीं है, आराम से अपनी बात को रखें। दूसरी बात इस बात का है कि जो इतनी तेज शोर मचाए जा रही है कि हम उसके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे। 2016 के अंदर सीबीआई ने केस रजिस्टर करा अमानतुल्लाह खान के ऊपर, 6 साल इन्वेस्टिगेशन करी, कुछ नहीं निकला। उसके बाद में चार्जशीट में लिखा, एसीबी ने गिरफ्तारी करी, एसीबी ने भी यही लिखा जब बेल हुई कि कोई भी ब्राइबरी के सबूत, कोई भी ऐसी चीजों के सबूत नहीं मिले हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंस कहा जाए। उसके बाद में ईडी ने उन्हीं चीजों पे, उन्हीं धाराओं के अंदर ईडी ने उनके ऊपर केस करा, 2023 में छापा मारा, और चुनाव से ठीक पहले एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। देखिए मेरे को जो प्रवक्ता है AIMIM के, वो भाई साहब कह रहे थे कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है, ये देश के संविधान के खिलाफ साजिश है, क्योंकि देश के अंदर इस तरीके की बातें होती नहीं थी। ये लोग सिर्फ और कोई बात नहीं करते, महंगाई की, बेरोजगारी की, ये कोई बात नहीं करते। 24 घंटे यही सब चलता रहता है, 24 घंटे इसी पे डिबेट्स कराना चाहते हैं कि बस आप देखिए, आपकी भी मजबूरी, आप इसमें डिबेट कराओगे क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोई नया कानून आ रहा है तो डिबेट करानी पड़ेगी। लेकिन देखिए ये डिबेट नहीं, कोई मजबूरी नहीं है राजेश जी, ये तो एक बड़ा मुद्दा है ना, हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने गई है, इतने बड़े बड़े नेता 21 हमारे सांसद आप किसी के बीच में नहीं बोलती, हफ्ते में 2 मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम डिबेट कर रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं है, बड़ा मुद्दा। मैं मजबूरी इस तरीके से नहीं कह रहा था जैसे आपने दिया। मेरा कहना यही है कि देश में अगर बड़ी कोई कमेटी बैठेगी, कोई बड़ा कानून आएगा तो राष्ट्रीय चैनल को उस पर बात करनी होगी। मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं लगाता ही नहीं। मैं तो शिवम पे नहीं लगाता जो इतना कुछ बोल देता है, व्यक्तिगत बार बार बोलता है, मैं उसको कुछ नहीं कहता। बच्चा है, अभी सीख जाएगा, जिस दिन निगम पार्षद की टिकट मिलेगी समझेगी राजनीति क्या होती है। बोलने तो कोई बात नहीं, मेरा ये कहना है कि व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए, पॉइंट्स पे पॉइंट चलना चाहिए। बेवजह ईडी का, सीबीआई का, आपको सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है अब तो मान जाओ, अब तो देश की जनता ने आपको समझा दिया कि तानाशाही नहीं चलेगी, अब तो मान जाओ। इस देश के संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों है भाई तुम्हें? क्यों ऐसे काम करते हो? पर राजेश जी, इससे पहले कि शिवम त्यागी जवाब दें, मैं तस्लीम रेवानी के पास भी जाऊंगी। ये तो AIMIM के आदिल हसन भी मान रहे हैं कि करप्शन तो होता है वक्फ की जमीन में, और वो ये भी कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद मानते हैं कि हैदराबाद से लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली में वक्फ की संपत्ति में भ्रष्टाचार होता है। पद्मजा जी, जब किसी जनप्रतिनिधि की या किसी आम आदमी की भी गिरफ्तारी होती है, उसकी आजादी को छीना जाता है, तो उसके बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आप किसी को जेल के पीछे जानेंगे, उसकी लिबर्टी को, उसकी आजादी को छीनेंगे, तो कोई बड़े पुख्ता कारण होने चाहिए कि ऐसा वो आदमी क्या करने वाला है जो आप उसको जेल में डाल के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन 2016 से चल रही थी और सीबीआई और एसीबी ने माना है इसमें कोई सबूत नहीं है, तो अब उसको फिर जेल में डाल दो क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। आप समझिए कि इनका सीधा साधा खेल ये है कि एक माहौल को दिल्ली के बिगाड़ा जाए। पिछली बार शाहीन बाग के नाम से बिगाड़ा था, मुरादाबाद में यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर से बिगाड़ा था, गोधरा में गुजरात में बिगाड़ा था। ये एक ये सिस्टम है इनका, ये ऐसे काम करते हैं, ये इनका तरीका है काम करने का। चुनावों को बिगाड़ो, दंगे कराओ, माहौल बिगाड़ो और चुनाव को जीतने की कोशिश करो, जो दिल्ली में इनकी फेल हो जाती है। तस्लीम हुई थी, इस बार भी होगी। तस्लीम रहमानी, आम आदमी पार्टी कह रही है तानाशाही है,
AIMIM कह रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि ये कानून है, भ्रष्टाचार है, धर्म का मामला है, क्या है? शुक्रिया पद्मजा। 25 मिनट के बाद और 2 राउंड सबको पैनलिस्ट को देने के बाद आप मुझ तक आपकी नज़र पहुंची, आपका शुक्रिया। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया कि बहुत देर से मुझे सिर्फ देख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक अमानतुल्लाह का ताल्लुक़ है, मैं उनको डिफेंड करने की मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। आम आदमी पार्टी के वो हैं और उनके तर्जुमान यहाँ मौजूद हैं, वो मुनासिब समझेंगे अमानतुल्लाह को डिफेंड करना तो करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ वक्फ पर बात करना था, मैं उसी के लिए आया हूँ। वक्फ में अमानतुल्लाह कोई पहला आदमी नहीं है जो करप्शन के मामले जिस पर इल्ज़ाम लगे हैं वो उठाए गए हैं। वक्फ को सबसे पहले तो हुकूमत हिंद ने गस्ब किया है, छीना है। अकेले दिल्ली में मैं कोट कर सकता हूँ कम से कम 350 प्रॉपर्टीज़ जिस पे सरकारी कब्जे हैं। तो वक्फ का सबसे बड़ा यूज़रपर खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, उस पर जाहिर है कि कांग्रेस एक लंबे अरसे तक इस मुल्क में हुकूमत करती रही है और वो इसके लिए पूरे तौर पर जिम्मेदार है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मिसमैनेज करने के लिए। और आज जो बिल आया है, अभी कहा जा रहा है कि वक्फ का करप्शन ख़त्म करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी ने बहुत सारी बातें इस मामले में कर दी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपने वक्फ बिल की कॉपी पढ़ी होगी। 40 पेज का ये बिल है। इस पूरे बिल में कोई प्रोविज़न मुझे बताएं कि जो करप्शन को रोकने के लिए इस बिल में मौजूद हो। कोई प्रोविज़न बताएं कि अब बारी साहब ने जो अपना मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुसलमानों की हड्डियों के ऊपर जो अपने इशरत कदे तामीर कर रखा है, उस पर बुलडोज़र चलाने का कोई प्रोविज़न इस बिल में क्या मौजूद है? क्या मौजूद है? ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बना के इसके यूजर्पर्स को सज़ा देने का कोई क्लॉज मौजूद है? और अगर नहीं है तो फिर आप करप्शन को रोकने की बात कहाँ कर रहे हैं? इसके बरक्स आप उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट उठा के उन लोगों को दे देना चाहते हैं जिनके बारे में हमारा पूरा सिस्टम ये कहता है कि वो करप्ट है। मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को, जो नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी है, आप एक डीएम को, एक कलेक्टर को और उसके मातहत अमले को ये फैसला करने का इख्तियार दे देना चाहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, और यूनिलैटरली उसको दे देना चाहते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल से उसके सारे इख्तियार छीन लेना चाहते हैं। और फिर जिस तरीके से हमने देखा है कि 1948 में एक डीएम ही था जिसने वक्फ की एक प्रॉपर्टी को ये कहा कि ये इस प्रॉपर्टी पे ताला लगा दो, और वो ताला लगा तो 1948 से 2090 तक पूरे मुल्क में आग लगती चली गई उस एक डीएम के फैसले से। आज आप देश के 700 डीएम्स को आप 800 एकड़ के करीब जो प्रॉपर्टीज है वक्फ की और 16,000 हेक्टेयर लैंड का आप 700 डीएम्स को इख्तियार दे देना चाहते हैं। ठीक है। और इसके जरिए आप चाहते हैं कि तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जिसे सरकार चाहे छीन ले और जिसे चाहे वो छोड़ दे। आप मस्जिदों को कह देना चाहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हर्षवर्धन जी, तो और आप बाजारों को, आप कब्रिस्तानों को कह देना चाहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। डीएम को उसका इख्तियार दे देना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि किसी भी एंडोमेंट बोर्ड में जो जिस कम्युनिटी का है वो उसी कम्युनिटी के लोग होते हैं। आप ये चाहते हैं आरएसएस के हिंदुत्ववादी लोग वक्फ बोर्ड को मैनेज करें, तो ऐसे वक्फ बचेगा, ऐसे करप्शन रुकेगा, ऐसे गरीबों को मिलेगा, ठीक है, ऐसे गरीबों को उससे हक मिलेगा। पद्मजा जी, देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि तस्लीम रहमानी जी तो मुसलमानों की आवाज़ हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बहुत कुछ बताते रहते हैं, तो जरा इनको ये बताना चाहिए कि क्या अभी वक्फ बोर्ड में सरकारी अधिकारी नहीं होते हैं, सरकार का दखल नहीं होता? ये पहले बता दे तो मैं अगली बात बताता हूँ, अगर इनको जानकारी है। बोर्ड पे होते हैं, वो बोर्ड होता है, उस पे कमेटी होती है जी। सिर्फ चेयरमैन मालिक नहीं होता है, सीईओ होता है, स्टेट अभी तक जो प्रोविजन है 1995 का, 1995 का जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का एक्ट है, उस एक्ट में बहुत क्लियर ये प्रोविजन है कि वक्फ के लोगों का इलेक्शन होगा। उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज बाकायदा डिफाइंड है कि मुतवल्लियों के जुमरे से कौन आएंगे, मुस्लिम एमपीज के जुमरे से कौन आएंगे, मुस्लिम एमएलएस के जुमरे से कौन आएंगे। इस तरीके का तमाम प्रोविजन मौजूद है। सीईओ का
प्रोविजन मौजूद है कि नहीं, सीईओ तस्लीम अगर अहमद वक्फ साहब, बोर्ड में देखिए, अपॉइंट होगा मुश्किल- तो वो किस उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी? मुश्किल- तो अगर मुश्किल यही गवर्नमेंट है की कि स्टैट्यूटरी मैंने बॉडी सीधा सा वक्फ सवाल बोर्ड है, पूछा और इसमें कोई आपने दो राय उसका नहीं है, सीधा सा लेकिन जवाब जिसका वक्फ है वक्फ उसी को बोर्ड जिम्मेदारी में दी है। कोई भी सरकारी अधिकारी होते हैं, चाहे स्टेट का वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, सरकारी अधिकारी होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही रिप्रेजेंटेटिव अपने तय करती है। नंबर तीन ये कि जहां तक रही बात की जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अभी भी हैं, नए वाले ड्राफ्ट में भी हैं। जहां आपको लगता है कि यहां नहीं होना चाहिए नहीं, या बताइए, यहां और होना अभी नहीं चाहिए, है। हो सकते नहीं, हैं। अभी नहीं है। अगर आप आप पढ़िए, कह रहे हैं कि हिंदू आप के वक्फ आने बिल को पढ़िए, ठीक अब है। सिर्फ ये गवर्नमेंट की नॉमिनेटेड बॉडी होगी। हर्षवर्धन जी, ठीक है, शिवम त्यागी भी मुझे जवाब लगता है दे रहे हैं, शिवम हर्षवर्धन जी त्यागी। बोल रहे हैं पद्मजा जी मैं बोलता ये हूँ अब ये नॉमिनेटेड होगी बॉडी, इलेक्टेड नहीं होगी। रिलीजियस क्यों बना रहे कहना है- हैं? अगर रिलीजियस है ठीक तो है। आपने अल्लाह की पद्मजा जी। संपत्ति से कितने लोगों का भला किया वो बताइए। ठीक है। गरीब मुसलमान गरीब नहीं, क्यों मैंने रह बड़ा गए? सिंपल सा जब सवाल हर दिन पूछा, मॉब लिंचिंग मैंने की है, हर सिंपल दिन सवाल मॉब लिंचिंग पूछा, कर रहे हैं। शिवम और त्यागी से भी मॉब मैंने ये लिंचिंग कर रहे सवाल हैं, पूछा है, नारायण हर्षवर्धन जी आपसे भी पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए वो प्रोविजन बताइए जो ये वक्फ के वक्फ का करप्शन को कानून रोकते कैसा हो। होना चाहिए, इस पे पूरी कमिटी वो जो है provision अभी बता इस पर दीजिए। चर्चा कर रही है, वो चर्चा चल ही रही है। पर अगर कुछ भ्रष्टाचार होता है, क्या उस पर एक्शन होना वो चाहिए? ये ज्यादातर पास लोग होने जो है वाला यहाँ पर नहीं कह है। रहे हैं कि हाँ देखिए, भ्रष्टाचार गवर्नमेंट हो रहा है बाइनरी और बना उसकी रही है। जांच भी होनी चाहिए। पर गवर्नमेंट क्या एक जांच की perception create आड़ कर में रही है। कुछ इलेक्शन एक जीतने पार्टियों के को लिए। निशाना बनाया जा रहा है, वो तो वक्त वक्त रहते करवाना पता चल ही गवर्नमेंट जाएगा। का